अम्मा बार बार घड़ी को देखती और फिर दरवाजे की जानिब नजरें दौड़ाती। शाम के 6 बज चुके थे, यानी शाहिद घर आने वाला था। आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद ना था। एक ही बासी रोटी पर थोड़ा सा अचार डाले अम्मा न जाने किस घर से मांग कर लाई थी, जिसे हम दोनों माँ बेटी ने सुबह सुबह नाश्ते में खाया था। 10 साल शाहिद ने जब हमें अचार के साथ रोटी खाते देखा तो इसके मुंह में पानी भर आया। वो भी तो हमारी ही तरह कल से भूखा था। रोटी को देखकर वो खिल उठा और फौरन हमारे पास आकर बोला, अम्मा अम्मा, बहुत भूख लगी है, थोड़ी रोटी पर अचार रखकर मुझे भी दो ना। शाहिद हमारे पास बैठने लगा, मगर तभी अम्मा ने फौरन शाहिद को झटक कर वहां से दूर कर दिया। वो जो हमारे करीब जमीन पर बैठने लगा था, अम्मा के झटके से दूर जा गिरा और सदमे की कैफियत में अम्मा को देखने लगा। अम्मा ने पैर से अपनी टूटी हुई चप्पल उतारी और शाहिद को मारते हुए कहने लगी कि ये रोटी मेरी बेटी के लिए है। अगर इतनी ही भूख लगी है तो जाकर कमा कर ला। अगर आज खाली हाथ घर आया ना तो बता रही हूँ, तेरे ये हाथ काट कर सड़क के किनारे बिठा दूंगी, तेरी जुबान भी काट दूंगी। कम से कम लोग तरस खाकर तेरी झोली में भीख तो डाल देंगे। ये सुनकर खौफ से शाहिद दूर जाकर बैठ गया। अम्मा जितने आराम से बफर कर शाहिद को ये अल्फाज कह गई थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। पूरा वजूद कांप गया था। भला 10 साल मासूम बच्चे के साथ ऐसी बातें की जा सकती थीं। वो बार बार अम्मा के हाथ में मौजूद रोटी अचार को देख रहा था, जिसका आखिरी नवाला भी अम्मा इसे दिखा दिखा कर अपने मुंह में डाल चुकी थी। शाहिद एक कसरत भरी निगाह अम्मा पर डालने के बाद उठा और सेहन में रखे हुए घड़े से पानी पीकर कंगियां और आईने लिए गलियों और सड़कों में बेचने के लिए निकल पड़ा था। पता नहीं अम्मा को इस बेचारे से क्या था। वो 10 साल की उम्र में सारा दिन इस गर्म तपती दोपहर में नंगे पांव और खुशक होंठों के साथ कंगे और छोटे छोटे शीशे बेचता। जैसे थक्का मांदा घर आता तो अम्मा बेदर्दी से इसकी जेब कंगालने लगती। जितने भी पैसे होते वो रख लेती, फिर इस बेचारे को खाने पीने की इजाजत मिलती। वही कमाता था तो हम माँ बेटी भी पेट भर कर खा लेते थे। इसे गए हुए सारा दिन गुजर चुका था। अम्मा बार बार अपने दुखते खाली पेट पर हाथ फेरती और शाहिद को गाली देते हुए कहती कि मरदूद न जाने कहाँ रह गया है, भूख से बुरा हाल है, आज आने दो इसे, देखना क्या हश्र करती हूँ इसका। माँ बहन की तो कोई फिक्र ही नहीं है, बैठ गया होगा कहीं खाना खाने। अम्मी के अल्फाज सुनकर मुझे शाहिद पर तरस सा आया था। मैं हिम्मत करके अम्मा से बोली कि अम्मा, कुछ तो ख्याल कर, हमने तो फिर आधी रोटी हलक से उतार ली थी, जबकि शाहिद तो भूखे पेट सिर्फ पानी के चंद बूंद पीकर ही घर से चला गया था। अम्मा फौरन सर झटक कर बोली कि वो मर्द है, मर्द और मर्द में तो ये सब सहने की ताकत होती है ना, नहीं मरता वो। वही वाहिद कफील है हमारा, देखना अभी खाने को कुछ लेकर आएगा। रात के 8 बज चुके थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अम्मा दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोलकर देखने लगी। दरवाजे पर शाहिद ही खड़ा था, मगर काफी सहमा हुआ था। इसके हाथ में सारा सामान यूं ही मौजूद था। आज तो इसकी एक कंघी भी नहीं बिकी थी। अम्मा ने जब ये देखा तो आग बगोला हो गई। इसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। फौरन शाहिद को घर के अंदर दाखिल किया और इसकी जेबें और कमीज टटोलने लगी कि शायद कहीं ना कहीं इसने पैसे छुपा रखे हों। मगर जब इन्हें तस्दीक हो गई कि शाहिद के पास एक फूटी कोड़ी भी मौजूद नहीं है, तो अम्मा ने शाहिद को बालों से पकड़कर इसका चेहरा अपने सामने किया और थप्पड़ इसके नाजुक गालों पर मारने लगी। वो पूरी कुव्वत से इस मासूम बच्चे के रुखसारों पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ रही थीं। मुझसे मजीद सहा ना गया तो भागकर अम्मा के पास गई और इन्हें रोकने लगी। शाहिद का गाल यूं सुर्ख हो चुका था जैसे गाल से अभी खून बहने लगा हो। वो दर्द से रो रहा था। अम्मा के मुंह में जो कुछ आ रहा था वो बोलती चली जा रही थी, जबकि शाहिद सहम कर मेरे पीछे खुद को छुपा रहा था। अम्मा ने मुझे पीछे किया और इसे फौरन बावर्ची खाने की जानिब घसीट कर ले जाने लगी और बोली कि 3 दिन से तेरा यही तमाशा है, जो कमाता है इसकी रोटी लेकर रास्ते में खा आता है ताकि घर माँ और बहन को ना देनी पड़े। अब देख मैं तेरा हश्र क्या करती हूँ, तेरा बाप तो मर गया, तुझे मेरे पल्ले बांध गया। इतना कहकर अम्मा ने तेज धार चाकू उठाया और बोली, आज मैं तेरे ये दोनों हाथ काट कर सड़क पर बिठा दूंगी। कमाई तो तुझसे होती नहीं है, कम से कम लोग तुझ पर तरस खाकर भीख तो देंगे। मुझसे नहीं रहा जाता रोज रोज भूखा।
शाहिद की आंखें तो गोया पत्थर आ चुकी थीं। वो तो ये सुनकर सांस लेना भी भूल चुका था। कहने लगा, अम्मा कसम ले लो, मैं तो एक केक का हाथ पकड़कर इससे इन चीजों को खरीदने की मिन्नतें करता हूँ, लेकिन लोग भी मुझे झटक कर आगे बढ़ जाते हैं। मेरे साथ ये जुल्म मत करो, मेरे हाथ मत काटो। लेकिन अम्मा कहने लगी, आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैंने अम्मा की बात सुनी तो फौरन इनकी जानिब बढ़ी और इनके हाथ से चाकू छीन कर दूर फेंका। अम्मा गुस्से से आग बगोला हो रही थी। मैं गुस्से से रोते हुए बोली कि अम्मा कुछ तो लिहाज कर, ये मासूम बच्चा अब क्या करेगा। लोग इससे कंघी आईने नहीं खरीदते। ये तो सारा दिन भूखा प्यासा गलियों बाजारों में लोगों के पीछे भाग भाग कर इनकी मिन्नतें करके कहता फिरता है कि इसकी कंघियां ले लो, मगर लोग इसके फटे हुए कपड़े और मट्टी धूल से अटा चेहरा देखकर दूर धक्का देते हैं। कभी आप इसके दिल की बात भी तो सुनो अम्मा। मेरे अल्फाज सुनकर अम्मा गुस्से में आ चुकी थीं। इसने नजर बढ़कर एक दफा शाहिद को देखा, जो सहमा हुआ अपने चेहरे पर हाथ रखे दर्द की शिद्दतों को महसूस कर रहा था। इसकी भी क्या जिंदगी थी, मगर मैं सौतेली माँ की मार और ताने सुनने पड़ते, धमकियां सहनी पड़ती और बाहर आते जाते लोगों की दुत्कार और गालियां बर्दाश्त करता फिरता था। अम्मा इस वक्त तो खामोश हो गई और वहां से चली गई। भूख तो अभी भी शिद्दत से लगी थी, मगर रोटी कहाँ से मिलती। बावर्ची खाने में जली हुई रोटी के बासी पुराने टुकड़े पड़े थे, जिन्हें खाकर हमने खुद को सैर करने की नाकाम कोशिश की थी। वो रात हमने रोटी के जले हुए टुकड़े पानी के साथ खाकर भूखे पेट ही गुजारी थी। अम्मा ने 3 बार शाहिद को मारा था और घर से निकालने की भी कोशिश की थी, मगर मैंने इन्हें रोक दिया था। शाहिद अम्मा से सहम चुका था। वो अभी भी मेरी गोद में सर रख कर मेरा हाथ थामे सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो सिसक रहा था। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहे जा रहे थे। वो रो रो कर अपनी माँ को याद कर रहा था। इसे यूं रोता देखकर मेरे दिल को भी कुछ कुछ होने लगा। इस मासूम लड़के की भी क्या किस्मत थी। ये मेरे अब्बा की दूसरी शादी में से था। अब्बा ने अम्मा को धोखे से ननियाल भेजकर मनपसंद औरत से निकाह कर लिया था। अम्मा ने खूब शोर मचाया, मगर मजबूर थी। अब्बा के साथ सौतन के होते हुए एक ही घर में रहती रही। फिर एक रोज सुतेली माँ शाहिद को घर छोड़कर अब्बा के साथ मेके के लिए गई, मगर रास्ते में दोनों का एक्सीडेंट हो गया और इनकी वफात हो गई। इसके बाद से हमारा नाता तो गोया गुर्बत से जुड़ चुका था। अम्मा को तो शायद इस मासूम शाहिद में अपनी सौतन दिखाई देती थी, जो वो इस पर जुल्म करके दिल की भड़ास निकाला करती थी। क्योंकि मेरी माँ शुरू से ही जुबान की तेज और कड़वी थी, अब्बा से भी हर वक्त लड़ती रहती थी। इसलिए अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और ज्यादातर वक्त मेरी दूसरी माँ के साथ ही गुजारते थे। जिस रात वो मेरी सुतीली माँ के कमरे में सोते, मेरी माँ जले पाँव की बिल्ली बनी अपने कमरे में चक्कर काटती रहती, इन्हें बद्दुआएं देती रहती कि अल्लाह करे ये मनहूस औरत मर जाए तो मेरे सीने में ठंड पड़ जाए। जब शायद पैदा हुआ तो अम्मा की अहमियत अब्बा की नजर में और भी कम हो गई। इस दिन अम्मा बहुत रोई थी। मेरी सौतेली माँ आदत की अच्छी थी मुझसे और अम्मा से प्यार से बात करती, लेकिन अम्मा इससे हर वक्त लड़ती ही रहती थी। न जाने अम्मा की काली जुबान थी जो मेरी सौतेली माँ के साथ मेरे बाप को भी खा गई और अब हम सबको खाने के लाले पड़ गए थे। शाहिद पर मुझे बहुत तरस आता था। जब अम्मा इसे मारती तो वो पूरी रात अम्मी अम्मी कहता सिसकियों से रोता रहता, तो मेरा भी कलेजा फटने लगता। अभी वो बिना आवाज के आंसू बहा रहा था। मैंने एक नजर शाहिद के गालों पर डाली। इसकी गाल पर लाल निशान अब नीले पड़ते जा रहे थे। अम्मा ने जिस शिद्दत से इसे मारा था, इसकी गाल से बस खून ही नहीं रिस रहा था। जैसे तैसे वो रात गुजरी और जैसे ही जरा सूरज आसमान पर नमूदार हुआ, अम्मा ने मेरे पास सोए शाहिद को पैरों की ठोकर से उठाया था। वो बच्चा तो कल से ही माँ का खौफ दिल में समाये हुए था। जब इसने माँ की आवाज करीब से सुनी और ठोकर खाकर बेदार हुआ, तो चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ कहते मेरे गले लग गया। इसके दिल में माँ के लिए डर बैठ चुका था, जिसे देखकर अम्मा खुश होती थी। इसने शाहिद को आज खबरदार करते हुए कहा कि अगर आज पैसे घर ना लाया तो वो इसे घर में दाखिल ही नहीं होने देगी। वो पहले पैसे अम्मा की हथेली पर रखेगा तो ही इसे घर में आने की इजाजत मिलेगी। बेचारा डरा हुआ शाहिद रोते हुए घर से चला गया। मैं अम्मा को बहुत समझा चुकी थी कि ऐसा मत करें, मगर इन्हें मेरी बात समझ नहीं आती थी। वो मुझे भी डांटती और घूरती, कहती तू चुप कर, बड़ी आई इस मनहूस की हमदर्द। सारा दिन यूं ही गुजर गया और मैं शाहिद के लिए दुआ करती रही
کہ آج اس کی چیزیں بک جائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسے لے کر گھر چلا آئے، تبھی اماں اسے گھر میں داخل ہونے دیں گی۔ مگر سارا دن یوں ہی گزر گیا، حتیٰ کہ رات آ گئی، مگر شاہد کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ مجھے اب اس کی فکر ستانے لگی تھی، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا تھا۔ وہ 2 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ رات کو اپنے حصے کی جلی روٹی کے ٹکڑے اماں سے چھپا کر میں نے شاہد کو کھلائے تھے۔ جب اماں سو چکی تھیں، اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت سی ابھر آئی تھی۔ کہنے لگا، آپی، تمہاری وجہ سے اس گھر میں واپس آ جاتا ہوں، ورنہ سڑک پر ہی رہنا شروع کر دیتا۔ یہ سن کر میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا، ایسا کبھی نہ سوچنا شاہد، میں مر جاؤں گی۔ میں نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جتنی اماں کو شاہد سے نفرت تھی، اتنی ہی مجھے اس سے شدت سے محبت تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر مجھے اپنی غربت بھی بلی لگتی تھی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، جب وہ نہ آیا تو میں نے گھر کا دروازہ کھولا۔ مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو جو منظر مجھے گلی میں دکھائی دیا، اسے دیکھ کر میری روح لرز کر رہ گئی۔ معصوم شاہد گلی میں ہی دروازے سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی کنگھیاں یوں ہی موجود تھیں، آج بھی اس کی کوئی چیز بکی نہ تھی۔ میں نے جب اپنے بھائی کو لاوارثوں کی طرح دروازے پر سوتا ہوا پایا تو فوراً اسے اٹھانے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنے پاس دیکھ کر بکھلا کر رونے لگا اور میرے پیچھے چھپتے ہوئے کہنے لگا، آپی، مجھے بچا لو، اماں مجھے بہت ماریں گی۔ میں نے اسے خود سے لگایا۔ اس کے پیروں پر نظر پڑی تو دل کٹ کر رہ گیا۔ سارا دن ننگے پیر چلنے کی وجہ سے شاہد کے پیروں پر چھالے باندھ چکے تھے۔ وہ بخار سے بھی جل رہا تھا۔ میں نے اس کے پیروں پر چھالے دیکھے تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ آپی، آپ اندر چلی جائیں، میں یہی بیٹھوں گا۔ اماں نے بولا تھا کہ آج بھی پیسے کما کر نہ لائے تو تجھے بہت ماروں گی۔ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں کمایا۔ میں لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا، منتیں کر کے کہتا رہا کہ مجھ سے لے لو، بھلے ہی چند روپوں میں، مگر کسی نے میری بات پر کان نہ دھرے، الٹا مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ اس کے الفاظ سن کر میں وہیں زمین پر بیٹھے اسے سینے سے لگا کر رونے لگی اور بولی کہ تم میرے ساتھ اندر چلو، کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ ڈر رہا تھا۔ اماں نے جب شاہد کو میرے ساتھ اندر آتا ہوا دیکھا تو ان کے ماتھے پر بال پڑے۔ فوراً آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور بولی کہ کتنی کمائی ہوئی، آج شاہد مجھے حساب دو۔ شاہد نے جب یہ سنا تو سسک کر سر جھکا گیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ ہماری اماں کی دہشت ہی اتنی تھی، اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے جیب سے 20 روپے نکالے اور اماں کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، میں بس یہی کما سکا آج۔ اس سے تو تنور والے نے 1 روٹی بھی دینے سے انکار کر دیا۔ بولا 10 روپے اور لاؤ، پھر دوں گا۔ سڑکوں پر بھاگ بھاگ کر لوگوں کو چیزیں دکھا دکھا کر میرے پیروں پر چھالے پڑ چکے ہیں، مگر کسی کو میری تکلیف نظر نہیں آتی۔ شاہد روتا ہوا تیز تیز سانسیں لے کر سب ایک ہی سانس میں بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ شاید اماں کو اس پر رحم آ جائے اور وہ اسے نہ مانے۔ مگر اماں تو جیسے شاہد کے لیے جلاد بن چکی تھیں۔ انہوں نے شاہد کو گردن سے پکڑا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے لگیں، دروازہ بند کیا اور اسے بہت مارا۔ اگلے روز اسے ایک ورکشاپ پر کام پر لگوا دیا۔ اس کا سیٹ بھی اسے بہت مارتا تھا، لیکن یہ ہوا کہ اب وہ روز کے 200-400 لانے لگا۔ وقت کا پہیہ کچھ آگے بڑھا۔ شاہد گاڑیاں ٹھیک کرنے کا ہنر جان گیا تھا۔ مار کھا کھا کر اس کا وجود اب اس مار کا عادی ہو چکا تھا۔ میں کھانا پکانے لگی تھی، گھر کا سارا کام میں کرتی تھی۔ شاہد بھی اچھے پیسے گھر لانے لگا تھا، اس لیے اماں کی لاکھ مخالفت کے بھی میں اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر روٹی بنا کر دیتی۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا۔ پہلی بار اماں کو اس وقت شاہد پر حیرت ہوئی جب وہ 16 سال کا ہو گیا تھا، اور اماں نے جیسے ہی اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور غصے سے بولا، بس اماں، آئندہ مجھ پر ہاتھ مت اٹھانا۔ میں نے پہلی بار شاہد کی آنکھوں میں اماں کے لیے بہت نفرت دیکھی تھی۔ اماں بھی دم بہت سی ہو کر رہ گئیں۔ اس کے بعد اماں نے اسے مارنا چھوڑ دیا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی محبت ویسے ہی قائم رہی۔ میں شاہد سے 4 سال بڑی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے بھی قد نکال گیا تھا۔ وہ اس قدر محنتی تھا کہ ورکشاپ اب وہی سنبھالنے لگا تھا۔ میرے لیے ایک شرابی اور جواری کا رشتہ آ گیا، لیکن وہ پیسے کا ٹھیک ٹھاک تھا۔ اماں کو 5 لاکھ کیش بھی دینے کو تیار تھا۔ یہ سن کر تو اماں کو اپنی سگی بیٹی کا بھی خیال نہ آیا اور میرا رشتہ اس شرابی سے طے کر دیا۔ اماں کے اندر بس پیسے کا ہوس پڑ چکا تھا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے صاف انکار کر دیا،
लेकिन अम्मा मुझ पर बरस पड़ी, कहने लगी, लाखों की जायदाद का मालिक है वो बुढ़ा, तो ऐश करेगी। मैंने कहा, मुझे नहीं करनी इससे शादी। मेरे मुसलसल इनकार पर अम्मा ने पहली बार मुझ पर भी हाथ उठाने से गुरेज नहीं किया। शाहिद जब घर वापस आया तो मुझे रोते हुए देखकर मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने रोते रोते इसे बताया कि अम्मा मुझे 5 लाख के बदले बुढ़े से ब्याहने लगी है। ये सुनकर शाहिद अम्मा के सामने जा खड़ा हुआ, कहने लगा, आप ही की शादी मैं खुद करूंगा, आप इस शराबी को इनकार कर दें। ये बात सुनकर अम्मा कहने लगी, वो शख्स दौलतमंद है, मैं अपनी बेटी को इसी से ब्याहूंगी। अगर तुझे अपनी बहन की इतनी तकलीफ है तो तू मुझे इतने पैसे कमा कर दे, मैं इसकी शादी तेरी मर्जी से कर दूंगी। इस बात को सुनकर वो कहने लगा कि इसे ये बात मंजूर है। इन्हीं दिनों शाहिद का एक दोस्त जो इसके साथ ही वर्कशॉप पर काम करता था, वो उम्र में इससे काफी बड़ा था, मुझसे भी 2-3 साल बड़ा होगा, वो सऊदीया जा रहा था और कब से शाहिद से भी यही कह रहा था। वो भी इसके साथ वहां किस्मत आजमाने चले, सारा खर्चा भी वो करने को तैयार था। शाहिद ने जब इसे अम्मा की बात बताई तो वो कहने लगा कि आजकल वो लोग अपने बड़े भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वो अपने बड़े भाई से मेरा निकाह करवा देगा, फिर वो दोनों सऊदीया चले जाएंगे और जब खूब पैसा कमा ले तो वापस आकर अम्मा को 5 लाख देकर मेरी रुखसती करवा लेंगे, क्योंकि इसका भाई भी मुनासिब ही कमाता है। शाहिद ने इसकी बात मान ली। मेरा निकाह भी इसने अपने इससे दोस्त के भाई से करवा दिया और खुद सऊदीया चला गया, ताकि पीछे से अम्मा मेरी शादी किसी जवारी से ना करवा दे। इसे मेरी बहुत फिक्र थी, इसने एक भाई होने का हक अदा किया था। सऊदीया जाते ही इसे नौकरी मिल गई थी, अब वो हर माह एक माकूल रकम भेजने लगा था। वो अम्मा जो कभी शाहिद को मनहूस और पता नहीं क्या क्या कहती थी, अब मेरा बेटा कहते इसकी जुबान नहीं थकती थी। शाहिद 2 साल बाद आया तो 5 लाख की रकम अम्मा के हाथ में रखी। अम्मा तो अब इस पर निहाल सी होने लगी थी, लेकिन शाहिद का मिजाज ही दिया दिया था। इसने मेरी शादी बहुत अच्छे से की, जहेज भी दिया, मैं अपने घर की हो गई। शहाब बहुत अच्छे इंसान थे। शाहिद मेरी शादी की फौरन बाद दोबारा सऊदीया चला गया। मैं शहाब के साथ खुश और मुतमिन जिंदगी गुजार रही थी कि जब एक बार अम्मा मुझसे कहने लगी कि शाहिद इन्हें उम्रे की अदायगी के लिए सऊदीया बुला रहा है। ये सुनकर मैं भी खुश हो गई कि ये तो अच्छी बात है। अम्मा चंद दिनों बाद ही सऊदीया चली गई, उम्रा भी किया, लेकिन इसके बाद मेरे अम्मा से कोई राब्ता ही नहीं हुआ। मैं जब भी शाहिद से फोन पर बात करती, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता, लेकिन जब मैं अम्मा का पूछती तो टाल मटोल कर जाता, मुझसे बात ही ना करवाता। मैंने एक बार इससे पूछा कि अम्मा पाकिस्तान वापस कब आएगी, तो कहने लगा, कभी नहीं, वो अब सऊदीया ही रहेगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल बड़ा बेचैन था। मैंने एक बार अपने देवर से पूछा, जो शाहिद का दोस्त था। मैंने पूछा, मेरी अम्मा कहाँ है, तो वो हैरत का इजहार करने लगा, कहने लगा, वो तो कब की पाकिस्तान जा चुकी। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने जल्दी से शाहिद को फोन किया। मैंने कहा, अम्मा कहाँ है शाहिद? इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। वो कहने लगा, मैंने इन्हें ओल्ड हाउस भिजवा दिया है, अब वहीं रहेंगी, बाकी की जिंदगी तन्हा गुजारेंगी, ताकि इन्हें एहसास हो कि अपने क्या होते हैं और कितने अहम होते हैं। बेफिक्र रहो आप भी, जब इन्हें एहसास हो जाएगा तो वापस पाकिस्तान भेज दूंगा। मुझे शाहिद की ये बात इतनी भी बुरी नहीं लगी। मेरी माँ को वाकई अपनों की अहमियत का ना अंदाजा था, ना कदर।